मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हर साल जो टेस्ट होता है ईटा टेस्ट या एमडीकेट टेस्ट या इस तरह की जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, तो उसको वो जो पास्ट पेपर्स हैं उनको हल करने का ये सिलसिला है और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक। सारे इनऑर्गेनिक हैं एक्सेप्ट। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक है, कैल्शियम कार्बाइड है इनऑर्गेनिक, पोटाशियम साइनाइड है। ये जो फार्मूला है ये है यूरिया का, और यूरिया जो है तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। वहां पे था कि इनऑर्गेनिक एक्सेप्ट, अब यहां पे है कि ऑल आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट। तो ये पहला जो फार्मूला है आप देख रहे हैं ये यूरिया का है, और दूसरा जो है तो ये एमोनियम सायनेट है। याद रखें कि ये आयन सायनेट जब आएगा तो ये इनऑर्गेनिक होता है। फिर है नाइट्रोमीथेन, ये भी आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक है। और फिर ये है इथाइल डायजोनियम बाइसल्फेट, इथाइल डायजोनियम बाइसल्फेट, ये ऑर्गेनिक है। फिर कहता है कि अल्कोक्सी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन। देखिए अल्कोक्सी ये होगा कि ये इस तरह है आर और फिर है अल्कोक्सी ये, और फिर ये है कार्बोनाइल। तो ये जब होगा आप जानते हैं कि ये एस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप है। ईथर जो होते हैं तो उनका फंक्शनल ग्रुप इस तरह है कि ऑक्सीजन है और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है कि कार्बोनाइल कार्बन है और फिर हाइड्रोजन है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप ये है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन यानी कार्बोनाइल ग्रुप है और फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो इसको कहते हैं कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सल, तो ये कार्बोक्सल ग्रुप कहलाता है। तो ये जो अल्कोक्सी कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये एस्टर्स का होता है। अच्छा, फिर कहते हैं कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन जो है तो वो इस तरह का एक कंपाउंड है, देख लीजिएगा कि ये है हमारे पास, इस इधर मौजूद है कार्बन CH है, फिर CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और फिर है CH और CH, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन है। तो अगर आप देखेंगे तो 4 कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो ये है। ये जो कंपाउंड है तो ये फिनोल को इन्होंने कंडेंस किया हुआ है, यानी जो ये वाला कंपाउंड है C6H5 और OH, तो इसको कंडेंस करके और इस तरह ये बाकी जो हैं तो ये फ्यूरेन के फार्मूले नहीं है। फिर कहते हैं कि पायरोल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द कंपाउंड। देखिए पायरोल जो है तो वो एक्चुअली अमीन है, NH ग्रुप इसमें मौजूद है, यानी यही स्ट्रक्चर है। ये होगा CH फिर CH है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर CH है और फिर CH है, यहाँ पे अटैच है NH, तो ये एक अमीन है। और कहते हैं पायरोल बिलोंग्स टू विच क्लास, हाइड्रोकार्बन। नो इट्स नॉट हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक नहीं है बिकॉज साइकिल में नाइट्रोजन भी आ गया। एलिसाइक्लिक का वो भी नहीं है। एलिसाइक्लिक का साइक्लोअल्केन्स के लिए टर्म इस्तेमाल होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक है कि नाइट्रोजन मौजूद है चेन में। आप इधर ये देख रहे हैं नाइट्रोजन मौजूद है इस चेन में। अच्छा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन के द कंपाउंड विच यू कैन से एस्टर। तो देखिएगा कि एस्टर ये तो नहीं है, ये तो एमाइड है, यानी ये वाला ग्रुप मौजूद है जो कि एमाइड्स का होता है NH2, ये एक्चुअली एसिटामाइड है। फिर यहाँ पे ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इधर एक और ग्रुप भी आ गया है, ये एक्चुअली एसिटिक एनहाइड्राइड है। अगर आप देखेंगे CH3 और फिर कार्बोनाइल ग्रुप है, फिर ऑक्सीजन है और फिर कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये एक्चुअली एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये वाला कंपाउंड है। अच्छा, वो कहते हैं एस्टर, तो इनमें एस्टर का फंक्शनल ग्रुप तो इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी मौजूद है, लेकिन फिर उधर भी एक मिथॉक्सी ग्रुप मौजूद है। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को देख लें तो ये जो कंपाउंड है ये इस तरह है, CH3 फिर ऑक्सीजन फिर कार्बोनाइल ग्रुप है और फिर CH3 है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एस्टर्स का है, तो ये आंसर होगा ये वाला। फिर कहते हैं 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बकीबाल्स। बकीबाल्स हैं और हर एक का 1 मोल मौजूद है
will have more molecules। देखिए जब सबका 1 मोल है तो सब में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। इसका भी 1 मोल ले लें, इसने एटमों का नहीं पूछा, ठीक है जी। एटमों का अगर इसने पूछा होता तो ज़ाहिर है C60 में फिर ज़्यादा एटम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल सेम, सब में इक्वल, यानी 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बकीबाल्स, 1 मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बकीबाल्स विल हैव मोर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल विल बी सेम, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। चूंकि सबके मोल सेम हैं तो सबके मॉलिक्यूल की तादाद भी सेम होगी। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हैलाइड। देखिए ये एसिड हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे होगा कार्बोनाइल कार्बन और फिर यहाँ पे होगा कोई सा हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। तो ये हमारे पास है COX। अगर आप इसे देखेंगे तो ये इसको कंडेंस कर दिया गया है, तो रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हैलाइड्स। ये अल्कोहल है, ये जो है ये अल्कोहल है, ये एसिड हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो आंसर आता है ये। फिर कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट। अगेन कहता है कि सारे ऑर्गेनिक हैं लेकिन एक्सेप्ट एक है जो ऑर्गेनिक नहीं है। और आप इधर देख सकते हैं अगेन साइनेट मौजूद है, पोटाशियम साइनेट, तो ये इनऑर्गेनिक है। ये है फिनोल जो कि ऑर्गेनिक है। और इस तरह ये आपके पास है एक कीटोन है, यानी इस तरह आप देखें ये है कार्बोनाइल ग्रुप हो गया CO, यहाँ पर है CH3 और इधर भी CH3 है, तो ये एसीटोन है एक्चुअली। अच्छा, फिर ये मिथाइल अल्कोहल है जो कि ऑर्गेनिक है। फिर कहते हैं कि डू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो हम क्या यूज़ करते हैं? देखिए लेज़ाइन सोल्यूशन पहले देख लीजिएगा। लेज़ाइन सोल्यूशन हम बनाते हैं सबसे पहले तो एक फ्यूजन ट्यूब हम लेते हैं जो छोटी सी होती है इतनी सी, और उसमें हम डाल लेते हैं सोडियम का छोटा सा पीस और फिर इसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल लेते हैं और फिर इसको हम टोंग में इस तरह पकड़ के तो बर्नर पे रखते हैं और इसे जलाते हैं। तो इस दौरान जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो वो कार्बन के साथ मिलके और सोडियम के साथ मिलके बना देता है सोडियम साइनाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सल्फर है तो वो फिर बन जाता है सोडियम सल्फाइड, और जो हैलोजन्स होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन वगैरह तो वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। तो ये फ्यूजन ट्यूब जो होती है गरम गरम हम फिर डाल लेते हैं एक चाइना डिश में जिसमें ऑलरेडी डिस्टिल वाटर होता है, प्योर वाटर, और फिर ये कंटेंट्स उसमें रिलीज हो जाते हैं और सोल्यूशन बन जाता है। इसको हम कहते हैं लेज़ाइन सोल्यूशन। फिर लेज़ाइन सोल्यूशन के लिए यहाँ पे ये हैलोजन्स की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा लेज़ाइन सोल्यूशन लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में और फिर इसमें हम डाल लेते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और मकसद ये होता है कि इसमें जो कार्बोनेट्स हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएं, CO2 बन जाए, और फिर जब इसको बॉयल करेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने के बाद बॉयल करें तो CO2 जो है वो उड़ जाती है। और अगर हम नहीं उड़ाएंगे ये और डायरेक्ट हमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो होगा ये कि सिल्वर आयंस होंगे वो कार्बोनेट के साथ मिलकर सिल्वर कार्बोनेट बना देंगे जो कि वाइट है। तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है ये सिल्वर कार्बोनेट का है या सिल्वर क्लोराइड का है। तो इस मकसद के लिए हम इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं। अच्छा, और इसके बाद फिर हम इसमें डाल लेंगे यानी लेज़ाइन सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बॉयल एंड कूल, और फिर सिल्वर नाइट्रेट का डाइल्यूट सोल्यूशन। तो वाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो ये सिल्वर क्लोराइड का है, तो क्लोरीन कंफर्म हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और अगर इस तरह पेल येलो सा आता है जरा ऑफ वाइट जो इधर लिखा हुआ है ऑफ वाइट, तो फिर ये सिल्वर ब्रोमाइड का है। और इन दोनों में अगर कोई कंफ्यूजन हो सकती है तो फिर इसके लिए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, एमोनिया, ये हम डाल लेते हैं। और होता यह है कि जैसे आपने डाइल्यूट सोल्यूशन डाला तो अगर ये सिल्वर क्लोराइड है तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट है सिल्वर ब्रोमाइड का और आपने एमोनिया सोल्यूशन डाल दिया, एक्वस सोल्यूशन वो आपने डाल दिया है, तो सिल्वर ब्रोमाइड उसमें फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, डिसॉल्व नहीं होती इस तरह। फिर नेक्स्ट कहता है कि इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलरेशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें हमारे पास जो है ब्लू कलरेशन इस वजह से आती है, ये हमारे पास है फेरिक फेरोसाइनाइड। और ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए हम ये करते हैं कि लेज़ाइन सोल्यूशन लिया और फिर लेज़ाइन सोल्यूशन में हम डाल लेते हैं तो चंद ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और इसके बाद फिर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फेरस सल्फेट सोल्यूशन है वो डाल लेते हैं, फिर बॉयल करके कूल करके, और इसके बाद फिर हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन डालते हैं और चंद ड्रॉप एसिड के। तो हमारे पास ये एक प्रूशियन ब्लू कलर, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू आप इसे कह सकते हैं, तो ये आ जाता है।
तो इसकी वजह से यह है फेरिक फेरोसाइनाइड। विच वन हैज प्रूशियन ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर किसका है? तो ये यही कंपाउंड है कि जिसको इधर लिखा है फेरिक हेक्सा सायानोफेरेट, तो फेरिक भी है, हेक्सा सायानोफेरेट ये भी सही है, और आयरन 3 हेक्सा सायानोफेरेट 2 ये भी ठीक है, और सोडियम हेक्सा सायानोफेरेट नहीं, वो इब्तिदा में बन जाता है लेकिन वो सोल्यूशन में होगा। और इधर लिखा है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आ जाता है। अच्छा, फिर सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग टू एरीन फैमिली। एरीन मींस एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बेंजीन वाली जो फैमिली है, तो ये नहीं है, ये तो इथीन है, और फिर डाईमिथाइल ईथर है, ये है मिथाइल अमीन, और ये बेंजीन है। तो ये कंपाउंड जो है ये एरीन फैमिली से ताल्लुक रखता है। जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन्स इज, देखिए साइक्लोअल्केन ये नॉर्मल अल्केन ही होते हैं। इस तरह जरा देखें कि ये है CH और फिर इस तरह CH, ये हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं इस तरह। तो ये फार्मूला इस तरह आ जाता है हमारे पास कि एक कार्बन है तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो अगर N कार्बन होंगे तो इसके साथ 2N जो है वो हाइड्रोजन होते हैं। फिर जब अल्केन होगा तो यहां पे हाइड्रोजन आएगा और यहां पे हाइड्रोजन होगा, तो +2 हम इसलिए लिख लेते हैं कि एक ये है एक ये है, तो ये अल्केन हो गया। लेकिन जब इधर बात हो रही है कि साइक्लो अल्केन जो है, तो साइक्लो अल्केन के लिए आपने ये दोनों हटाने हैं और फिर इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो लाइक ये फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है साइक्लोब्यूटेन, तो आपने ये 2 हटा देना है, तो ये हमारे पास आंसर आता है CnH2n। फिर कहते हैं कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम दे आर जनरली कॉल्ड, इनको जनरली हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। बिल्कुल ये ठीक है, नेचुरल फ्यूल्स नेचुरल तो हैं लेकिन ये टर्म इस्तेमाल नहीं हुआ इस तरह। मेजॉरिटी केसेस में इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। एंशिएंट फ्यूल्स, तो एंशिएंट फ्यूल ये भी जरा लोकल सा वर्ड है, और लिक्विड फ्यूल तो कोल जो है तो वो तो लिक्विड नहीं होता, कोल जो है वो सॉलिड होता है। सो ये वाला टर्म सही है। फिर कहता है कि व्हेन कोल इज हीटेड 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको हीट किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, बिकॉज अगर ऑक्सीजन है तो फिर तो कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगी कोल की। तो कहते हैं कि कोल को जब हीट किया जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पे और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोल डिकम्पोज हो जाता है, और इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं डिस्टिलेशन, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग। इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड है तो वो है कार्बनाइजेशन होती है। क्रैकिंग का लफ्जी मतलब तो ये है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड या इस तरह ब्रेकिंग जो है वो हो जाए। रीफॉर्मिंग का मतलब तो ये है कि चेन टूट गया और फिर से बन गया, लाइक फॉर एग्जांपल N पेंटेन था तो वो आइसोपेंटेन में या न्यू पेंटेन में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं रीफॉर्मिंग। बॉन्ड टूटा दोबारा फिर बना, तो यह है क्रैकिंग, फिर सिंपल टूट जाना, और डिस्टिलेशन के जब लिक्विड है एवापोरेट किया और फिर उसको कंडेंस किया, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कार्बनाइजेशन। कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज जज फ्रॉम इट्स ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर एक स्केल है कि जिसकी मदद से हम फ्यूल की क्वालिटी चेक करते हैं, और ज़्यादा सही वर्ड्स में तो इस तरह होगा कि जो फ्यूल है तो वो इंजन में जब पिस्टन तक पहुंचता नहीं है उससे पहले उसकी कंबस्शन हो जाती है, तो नॉकिंग जो है वो पैदा होती है। ठीक है जी, जो टकार की एक साउंड जो पैदा होती है इंजन में उसको हम कहते हैं नॉकिंग। तो इसके लिए फिर हमें हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल जो है वो दरकार होता है। और द बेस्ट फ्यूल जो है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, नो ये ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ये ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो जितने ब्रांचेस बढ़ती हैं, जब स्ट्रेट चेन होगा और फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी स्ट्रेट चेन है, तो इनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग सी हो जाती है और वो लाइन अप हो जाते हैं, तो ज्यादा कांटेक्ट एरिया होगा और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वोलेटिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर इस ब्रांच को तोड़ के इधर लगा दिया तो फिर ये मॉलिक्यूल गोल सा आ जाता है, कांटेक्ट एरिया अपॉन कोलिजन विद अदर मॉलिक्यूल कम हो जाता है। लिहाजा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है दे आर मोर वोलेटाइल एंड दे आर गुड फ्यूल इन कंपैरिजन विद स्ट्रेट चेन। साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस तरह ओपन चेन जो होते हैं उनसे ज्यादा होता है। और एरोमेटिक तो एरोमेटिक भी नहीं है बिकॉज वो भी साइक्लिक होते हैं। ऑक्टेन नंबर 100 इज गिवन टू कंपाउंड। हमारे पास स्केल है, याद रखें कि ये जो N हेप्टेन है इसका ऑक्टेन नंबर जो है, इसका ऑक्टेन नंबर 0 इसे दिया गया है, ये स्केल है। और मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर इस कंपाउंड का है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इसमें मैक्सिमम ब्रांचेस हैं, तो इस वजह से इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो काफी हाई होता है। यानी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो ये इस तरह आएगा कि ये हमारे पास है 2,2 तो 1
2 3 4 5 और 2 2, तो 2 पे एक मिथाइल, फिर 2 पे मिथाइल और फिर 4 पे, तो 3 छोड़ दे और 4 पे, तो ये मिथाइल, ये हमारे पास कंपाउंड है और इसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 है। ऑक्टेन नंबर इसका 100 है। तो ये हमारे पास स्केल है, ठीक है जी। और दोनों को मिक्स करके, तो मिसाल के तौर पे आपने इसके 90 मिलीलीटर ले लिए और इसके 10 ले लिए, तो टोटल 100 हो गए। अब इस मिक्सर को आप चेक कर ले कि नेक्स्ट कोई फ्यूल है और वो जो नॉकिंग प्रोड्यूस करता है वो इस मिक्सचर जैसी नॉकिंग है जिसमें 90% ये है, 10% ये है, तो उस फ्यूल में चाहे उसमें ये कंपाउंड हो या ना हो, उसको फिर हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेन नंबर 90 है, बिकॉज वो फ्यूल जो है वो इतनी ही नॉकिंग पैदा करता है जितना कि ये मिक्सचर जिसमें 90% ये हो और 10% ये हो। अच्छा, एन ऑक्टेन है, तो ये तो एन हेप्टेन और फिर ऑक्टेन, तो इसका ऑक्टेन नंबर एक्चुअली माइनस में चला जाता है, 10 है, -10। अच्छा, तो ये हमारा स्केल होता है। टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। ये जो कंपाउंड है टेट्रा इथाइल लेड काफी अरसे तक इस्तेमाल होता रहा। बहरहाल अब ये बैंड है, पाबंदी है इस पे, इज abundant because of its hazardous products during the combustion of the fuel। जो hazardous product है वो क्या है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो कंबस्शन में पैदा ही होते हैं, फ्री रेडिकल भी पैदा होते हैं, लेकिन ये जो लेड है ये खतरनाक है। लेड एज सच तो बाहर नहीं आता गाड़ी के साइलेंसर से, बल्कि ये लेड ऑक्साइड्स के फॉर्म में और कुछ लेड के हैलाइड्स के फॉर्म में, इस तरह के साल्ट्स वगैरह के फॉर्म में आ जाता है, और ये एक स्लो पॉइजन है, ये खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी।